जहां हर नेता के मुंह से एक ही आवाज सुनाई दे रही है कि आत्ममंथन जरूरी है, कार्यवाही जरूरी है, जांच जरूरी है और विचार विमर्श जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सवाल पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि आप कब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और कब दतिया विधानसभा सीट पर हुई हार के बाद जवाब देंगे। एक तरफ बड़े बड़े राजनेताओं के जरिए या तो माफी मांगी जा रही है या एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है, तो वहीं घूम फिर कर नरोत्तम मिश्रा के चेहरे पर ही उंगली उठ रही। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान कब बयान जारी करेंगे, ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है। जनता पूछ रही है कि शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र में कई ऐसे बड़े कार्य हो जाते हैं, वहां वो ध्यान नहीं देते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चे कैसे अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तब शिवराज सिंह चौहान ध्यान नहीं देते हैं। अब तो अपनी पार्टी के राइट हैंड पर ही उंगली उठ रही है। अब आखिरकार शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं चुप्पी तोड़ रहे हैं? क्यों वो मध्य प्रदेश से गायब हैं, केंद्र में पहुंच गए हैं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश की राजनीति को भूल चुके हैं? वो शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री गद्दी पर विराजमान रहे, जो अपनी कुर्सी जाने के बाद भी बीजेपी को ललकारते रहे, ये तक अल्टीमेटम दे दिया कि वो बीजेपी को छोड़ देंगे। इशारों इशारों में उनके बयानों ने यही बताया, लेकिन जब अपनी ही पार्टी का अपना ही राइट हैंड और अपना ही करीबी जब इस मुश्किल में घिर चुका है कि पार्टी साथ नहीं दे रही है, उंगली उठा रही है, तब शिवराज सिंह चौहान कहाँ है? दरअसल ये चर्चा हार की नहीं है, ये चर्चा है कि बीजेपी ने विश्वास पहले नहीं किया, अब उसी पर विश्वासघात का आरोप लगा रही है। ये कैसी राजनीति है? ये कैसा फैसला है? और अब कार्यवाही किस पर की जाएगी? कार्यवाही क्यों की जाएगी? क्या आत्ममंथन इस पर नहीं होना चाहिए? जो फैसले जो चेहरों को आगे किया जा रहा है, इन चेहरों को आगे करने में बीजेपी नाकाम साबित हो रही है। जब उस चेहरे को जनता पहचानती नहीं है, विश्वास है ही नहीं, तो उस चेहरे को आगे कर कर जीत का दावा कैसे कर सकती है? जिसको टिकट नहीं दिया उसको हटाकर उसे ही प्रचारक बना दिया, मुख्य केंद्र में पहुंचा दिया, दतिया पर एक जिम्मेदारी सौंप दी उस चेहरे पर कि जिताना आपको होगा, फिर उसे ही चुनाव में क्यों नहीं उतारा? कई सवाल बनते हैं। लेकिन अब बात की जाए कि क्या हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में अभिनंदन कार्यक्रम हो रहा है, धन्यवाद रैली निकाली जा रही है, सभा आयोजित की जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में एक अंदरूनी खींचतान देखने को मिल रही है। जहां मंथन तो हो नहीं रहा है, दिल्ली से कोई फैसला आ नहीं रहा, लेकिन नेताओं की बयानबाजी नहीं रुक रही है। खुद मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव कहते हैं, जैसा कि मैंने बार बार कहा, वो कहते हैं कि दतिया हमारी सीट थी ही नहीं, तो हम जीतेंगे कैसे? ये कोई लॉजिक नजर आता है? इस बात में कोई तुक नजर आता है? कोई सेंस नजर आता है? मुख्यमंत्री होकर ऐसी बातें करते हैं तो सवाल तो जनता पूछेगी। अब क्या बात हो रही है? बात हो रही है, जीतू पटवारी ने कहा कि दतिया पर गुंडा राज था, दतिया में गुंडों का प्रभाव था और दतिया में गुंडई की वजह से बीजेपी चुनाव जीतना चाहती थी। ये खुद जीतू पटवारी ने कहा कि यहाँ पर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया, यहाँ पर साम दाम का भेद किया गया और जो था साम दाम दंड भेद, इस नीति को फॉलो किया कि जैसे तैसे करके हमें दतिया पर जीतना है, लेकिन जीत नहीं पाती है। अब यहाँ पर पूर्व आईटी शेर सिंह बड़ोनिया वो सामने आते हैं और वो खुद ये कहते हैं कि दतिया पर 2008 के बाद ऐसा प्रभाव था कि बेटा बाप के खिलाफ, बाप बेटे के खिलाफ हो गया था, रिश्तों की मर्यादा खो गई थी, एक दूसरे के खिलाफ ही उतर गए थे। दरअसल टीआई पूर्व जो हैं शेर सिंह बड़ोनिया, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हैं जब दतिया में महिला प्रदेश महासचिव रचना सिंह अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन करती हैं। इस दौरान घनश्याम सिंह अवधेश नायक मौजूद होते हैं,
उन्हें फूल माला देकर उनका स्वागत तो किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर शेर सिंह का भी स्वागत किया जाता है। कांग्रेस में वो शामिल हो जाते हैं। वो खुलकर ये कहते हैं कि उन्होंने अपने इस लंबे सफर में ये देखा कि उनके खिलाफ किस तरह से साजिश रची गई। उन्हें उनके पद से हटाने से लेकर उनके खिलाफ एक तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया जाए, ये तंत्र किया गया, ये कोशिश की गई, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। अब वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है और वो ये कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा का चेहरा दतिया पर नहीं आया और बीजेपी की हार हुई। इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मैंने दतिया पर देखा है कि क्या क्या हुआ है और इस वजह से मैं आज कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हूं। अब वो ये कहते हैं कि बीजेपी साजिश के तहत दतिया पर जीतना चाहती थी। जीतू पटवारी भी कहते हैं मोहन सिंह यादव अपने ही नेता की नहीं सुन रहे। वहीं नरोत्तम मिश्रा ये कहते हैं कि पार्टी ने जहां जहां भेजा वहां वहां जाकर पार्टी को मजबूत करने का दायित्व मैंने खुद निभाया। दतिया में हर घर घर जाकर मैंने वोट मांगे। उन्होंने खुलकर ये कहा कि उनकी तरफ से कोई भी कमी नहीं थी। उनका ये कहना था कि बीजेपी ने टिकट काटा नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है कि उनका टिकट काट दे, बल्कि उनका टिकट नहीं दिया गया है। और आशुतोष तिवारी को तो वो ये कहते हैं कि वो भी उनके करीबियों में जाने जाते हैं और आशुतोष तिवारी को मौका दिया जाता है जो हमारे करीबी है। लेकिन यही नरोत्तम मिश्रा अपने बयानों में दो तरफा चीजों को दोहराते हैं। पहली बात कि पार्टी ने जो दिया उस दायित्व को निभाया, दूसरी बात कि पार्टी को जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी आगे भी, और तीसरी बार ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि पद की लालसा नहीं है। तो ये बातें बताती है कि नरोत्तम मिश्रा खुद बीजेपी में रहकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले आगे के वक्त में क्या नरोत्तम मिश्रा दतिया या फिर डबरा विधानसभा सीट पर बड़ा चेहरा हो सकते हैं। डबरा सीट का जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि दतिया पर चुनाव जीतने से पहले, हारने से पहले डबरा पर भी चुनाव जीत और हार चुके हैं नरोत्तम मिश्रा। ये डबरा विधानसभा सीट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जो पूर्व विधायिका है इमरती देवी, वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव भी जीत चुकी है, लेकिन 2023 में चुनाव वो नहीं जीत पाती हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाती हैं और यहाँ नरोत्तम मिश्रा को दतिया पर उतार दिया जाता है। तो ये चेहरे बदले हुए नजर आए, लेकिन बीजेपी में आने के बाद इमरती देवी का हारना, नरोत्तम मिश्रा का हारना, ये जरूर बताता है कि बीजेपी के अंदर ही कमजोरी है कि जनता का विश्वास खो रहा है। अब नरोत्तम मिश्रा की बात करें तो 1990 में डबरा में पहला चुनाव लड़ा और जीता। इसके बाद लगातार वो 3 विधानसभा का चुनाव उन्होंने डबरा से जीता। फिर उनकी सीट बदल दी जाती है, दतिया पर आ जाते हैं और दतिया में भी 3 बार लगातार उन्होंने चुनाव जीता और 2023 में चुनाव नहीं जीत पाते हैं और उपचुनाव में मौका नहीं मिलता है। लेकिन इस बीच में नरोत्तम मिश्रा ने कई बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाया। नरोत्तम मिश्रा आरएसएस का मुख्य चेहरा तो हैं, लेकिन साथ ही साथ जब वो लगातार चुनाव जीतते रहे तो 2000 बात करें 12 के आसपास की, तो आप ये देखिए कि नरोत्तम मिश्रा का कद और भी ज्यादा बढ़ गया। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान उन्हें गृह विभाग भी सौंपा गया। कानून का पूरा जिम्मा नरोत्तम मिश्रा के हाथों में था और ये तक कहा गया कि नरोत्तम मिश्रा जो कार्य करते थे, शिवराज सिंह चौहान से चर्चा जरूर होती थी और शिवराज सिंह चौहान भी उनकी बातों को मानते थे। यानी कि शिवराज सिंह चौहान थे तो नरोत्तम मिश्रा थे। लेकिन अब क्या यही माना जाए कि शिवराज सिंह चौहान नहीं है मध्य प्रदेश में, तो नरोत्तम मिश्रा को भी वो तवज्जो नहीं दी जा रही? क्या मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव इसी वजह से नरोत्तम मिश्रा को आगे नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं? तो ये बदलाव ही भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी का कारण बन रहा है। एक और बड़ी बात, गुना से 2009 में लोकसभा का चुनाव नरोत्तम मिश्रा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी लड़ा, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन चुनाव हार जाते हैं और वही ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रचारक बनाया जाता है। दतिया पर प्रचार करने तो आते हैं, लेकिन हार के बाद फिर वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चलिए एक वजह है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के लिए तो कोई वजह नहीं है।
शिवराज सिंह चौहान के लिए तो जरूरी हो जाता है कि नरोत्तम मिश्रा के लिए वो लड़ाई लड़े, और उन्हें लड़ना चाहिए था, लेकिन वो आगे नहीं आते हैं। अब देखना होगा कि इन तमाम मुद्दों के जरिए नरोत्तम मिश्रा का नाम तो है, लेकिन जब कार्यवाही को लेकर औपचारिक रूप से कोई फैसला सुनाया जाएगा तब क्या होगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि तमाम मीडिया में कई तरह की खबरें फैल रही हैं नरोत्तम मिश्रा को लेकर, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को लेकर ऐसी कोई भी जानकारी सार्वजनिक रूप से तो नहीं है, लेकिन उनके ही नेता खुद ये बयानबाजी कर रहे हैं तो ये खबरों में तो छपेगा ही। अब आपको क्या लगता है नरोत्तम मिश्रा के रवैये को लेकर, मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव के बयान को लेकर और शिवराज सिंह चौहान के चुप्पी को लेकर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हैं। धन्यवाद।